हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे इंडिया करंट अफेयर के बारे में। डिटेल के साथ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। आपके प्रत्येक एग्जाम में, राजस्थान हो या इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प इसके अंतर्गत रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इस बार जो भारत रत्न अवार्ड दिया गया है 23 जनवरी 2024 को, उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि इस बार जो भारत रत्न पुरस्कार वो किसे दिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारत रत्न पुरस्कार जो है वो जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो किसको दिया गया है, तो पूर्व मुख्यमंत्री है कर्पूरी ठाकुर जी, उनको दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है। और उनको जो ये पुरस्कार दिया गया है, तो आप ये देख सकते हैं इससे पहले 48 हस्तियों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर का है, तो 49वें नंबर का है। उनको क्यों दिया गया है, तो भारत सरकार के द्वारा कर्पूरी ठाकुर जी को जो दिया गया है वो समानता है, वंचितों की मदद के लिए है और इसके साथ ही सशक्तिकरण, जो कि लोगों के सशक्तिकरण के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया था इस कारण से। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि वो कहाँ के निवासी थे? तो आपको पता है कि समस्तीपुर जो गाँव समस्तीपुर ज़िला है और पितोजिया जो गाँव है, उस गाँव के निवासी है। और इस बार इसलिए भी दिया गया है क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था वो 1924 में हुआ था, 24 जनवरी 1924 को हुआ था और इसके साथ ही उनकी 100वीं जयंती है। तो उनको कर्पूरी ठाकुर जी जो है, उनको जननायक के रूप में भी जाना जाता था। तो इस कारण से उनको ये पुरस्कार लोगों के लिए और समानता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया है। उनका निधन जो हुआ वो ध्यान रखिएगा कि 1988 में उनका निधन हुआ है 17 फरवरी को। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। 2 बार बिहार के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 1 बार उप मुख्यमंत्री के पद पर वो कार्य कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा भारत रत्न के बारे में जाने, तो आपको पता है कि भारत रत्न पुरस्कार जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो सबसे पहले शुरुआत हुई वो 1954 में, 1954 में इसकी शुरुआत हुई है। और आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम भारत रत्न जो व्यक्ति है वो सी राजगोपालाचारी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसकी अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं पूरे की, तो आप विक्रम मैनारिया ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसके कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप उस चैनल से जुड़ सकते हैं और इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है। तो एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है भारत रत्न के बारे में। जितने फैक्ट इस करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं वो मैंने आपको सारे डिस्कशन कर दिए हैं। सेकंड आपसे बन सकता है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 जो दिया गया है, ये प्रश्न बन सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, वैश्विक करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। तो मैं आपको ये बता दूं 7 जनवरी 2024 को ये पुरस्कार दिया गया है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। और अगर बात करें तो वेबली हिल्स जो कैलिफोर्निया में है, वहाँ पे ये पुरस्कार दिया गया है। तो वेबली हिल्स में दिया गया है। 2023 में जो फिल्में प्रदर्शित हुई थी उसमें बेस्ट एक्टर या किस प्रकार से कार्य किया गया है, उसके बारे में ये अवार्ड दिए गए हैं। बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म की बात करें, आपसे प्रश्न बन सकता है कि वैश्विक स्तर पर गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाली जो फ़िल्म है, वो फ़िल्म कौन-सी वाली है? तो आपको ध्यान रखना है ओपेनहाइमर है। कौन-सी है दोस्तों? ओपेनहाइमर जो है वो है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर बात करें तो वो है सिलियन मर्फ़ी। सिलियन मर्फ़ी जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में कार्य किए हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो ध्यान रखिएगा लिली ग्लैडस्टोन जो है, वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है। तो लिली ग्लैडस्टोन अभिनेत्री है, सिलियन मर्फ़ी जो है वो अभिनेता है और फ़िल्म जो है वो ओपेनहाइमर है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो क्रिस्टोफर नोलन जो है, वो ध्यान रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में उन्होंने कार्य किया। तो ये 4 फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेत्री, फ़िल्म और निर्देशक कौन से वाले हैं। ये तो हो गए कैलिफ़ोर्निया, जो वेबली कैलिफ़ोर्निया में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया गया, जो फ़िल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। आपसे अगर एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि कैलिफ़ोर्निया से संबंधित जनवरी 2024 का जो करंट अफेयर है, उसमें एक और फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बन सकता है कि कैलिफ़ोर्निया अमेरिका राज्य के जो सिलिकॉन वैली है, उसमें 2 सरकारी जो स्कूल हैं, उन्होंने अपना जो पाठ्यक्रम है उसमें पहली बार क्या किया कि हिंदी को विश्व भाषा के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। तो ये एग्जाम में बन सकता है कि किसने सबसे पहले वैश्विक स्तर पे ये प्रयास किया है। तो सिलिकॉन वैली के 2 सरकारी स्कूल हैं, उन्होंने ये सबसे पहले शुरुआत की है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये तो बात होगी भारत रत्न के बारे में और एक और बात होगी अपने करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के बारे में। अगली बात करें तो आप सभी को पता है कि हरित क्रांति के जनक के रूप में एमएस स्वामीनाथन जी आते हैं और स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट लागू करने के लिए गवर्नमेंट से बहुत सी बार गुजारिश भी की जाती है कि वो पूर्ण तरीके से उसको लागू करें। तो एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है और एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार जो दिया गया है वो आपको ध्यान रखना है कि प्रोफेसर बी आर कंबोज को दिया गया है। बी आर कंबोज जो हरियाणा में आपकी वर्तमान समय जो हरियाणा है उसमें हम ये बोल सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह जो कृषि विश्वविद्यालय है उसके कुलपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार जो है वो बी आर कंबोज को दिया गया है। और आप सभी को पता है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने मतलब कि काफ़ी विशेषज्ञता हासिल कर रखी है। तो कृषि क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिए गए हैं। हरित क्रांति से संबंधित थे आपके और हमारे सबके
MS स्वामीनाथन, और इसके साथ ही MSP की जो सिफारिश सबसे पहले की थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को दिया जाए, उसके लिए सबसे पहले जो सिफारिश की गई थी, वो सिफारिश की गई थी अपने MS स्वामीनाथन जी के द्वारा। तो ये पुरस्कार के बैकग्राउंड में जाके क्वेश्चन बन सकता है, इसके बारे में आप थोड़ा-सा ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगले की बात करें तो आईसीसी अवार्ड मेंस और वुमेन्स दोनों में दिए गए हैं। तो हमें पता है कि आईसीसी अवार्ड जो दिया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के द्वारा दिया जाता है। 2023 के अवार्ड दिए गए हैं 25 जनवरी 2024 को। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये कौन से नंबर वाला था? ये 19वें नंबर के अवार्ड्स थे। इससे पहले 18 अवार्ड फंक्शन किए जा चुके हैं, ये 19वें नंबर वाला था। तो अब आपसे प्रश्न ये बन सकता है कि मेंस में किसको दिया गया है और वुमेन में किसको दिया गया है? तो मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेंस के बारे में कि कौन-कौन से हैं। तो आप सभी को पता है कि वनडे में क्रिकेट प्लेयर अगर आप देखोगे तो आप सभी को पता है विराट कोहली आते हैं। इसके साथ ही अगर मेंस टेस्ट में देखोगे तो उस्मान ख्वाजा आते हैं। अगर टी20 में देखोगे सूर्य कुमार यादव आते हैं। और इमर्जिंग प्लेयर अगर बात करें तो आपको पता है कि वर्ल्ड कप का जो गेम हुआ था, उसमें सचिन रविन जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था। तो 4 हैं, विराट कोहली, इसके साथ ही सचिन रविन, इसके साथ बात करें तो उस्मान ख्वाजा, और टी20 प्लेयर जो है वो सूर्य कुमार यादव। अगर मेंस एसोसिएट जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो हैं वो बास डी लिडे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, बास डी लिडे हैं। और आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट की बात करें तो जिम्बाब्वे की टीम आती है, ये ध्यान रखना है। अंपायर में सबसे बेस्ट बात करूँ तो डेविड शेपर्ड, मतलब कि अंपायर ऑफ द ईयर के लिए डेविड शेपर्ड ट्रॉफी, रिचर्ड इलिंगवर्थ इंग्लैंड के जो हैं उनको ये पुरस्कार दिया गया है अंपायर के रूप में। तो और एक और पुरस्कार दिया गया है पैट कमिंस को, जो कि सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, जो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें, क्रिकेटर ऑफ द ईयर ओवरऑल की बात करें तो पैट कमिंस को दिया गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो वर्ल्ड कप भी जीता था, तो ये आपको अच्छे तरीके से पता है। तो ये तो बात होगी, जनरली पुरुष का तो हमें याद रहता है काफ़ी अच्छे तरीके से। महिलाओं की अगर बात करें तो कभी क्वेश्चन बन सकता है कि महिला क्रिकेटर में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जो है वो किसको, तो नेट स्कीवर ब्रंट जो कि इंग्लैंड की है, उनको दिया गया है। वुमेन्स वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो चमारी अट्टापट्टू जो है श्रीलंका की, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। बात करें विमेंस टी20 की बात करें जो कि बेस्ट क्रिकेटर हैं, तो हेली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज़ की आती हैं, काफ़ी अच्छी प्लेयर हैं और काफ़ी अच्छा खेलती भी हैं। वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर फिबी लिचफील्ड जो हैं उनको ये पुरस्कार दिया गया है। और वुमेन्स एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो क्वीन तोर एबेल जो कि केन्या की है, उनको ये दिया गया है। तो ये मतलब कम समय में अच्छे तरीके से रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेस्ट क्लासेस है, आपको डिटेल के साथ सारा डिस्कशन मिलेगा अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से आप सुनिएगा, एक दो बार वीडियो को देखेंगे, आपको बहुत सारे फैक्ट ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो क्रिकेटर में मेंस में तो मेरे को लगता है सब कुछ याद हो गए। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द क्रिकेटर की बात करें तो पैट कमिंस आते हैं, विराट कोहली है, इसके साथ ही आपके सूर्य कुमार यादव है, उस्मान ख्वाजा है, इस प्रकार से आपको पता है। फीफा पुरस्कार 2023 का प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि खेल से संबंधित एग्जाम में जनरली क्वेश्चन बनते हैं। तो 15 जनवरी 2024 को 2023 के जो फीफा के जो पुरस्कार हैं उनको देने की बात की गई है। तो अगर बात करें कि फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी जो है वो ब्राजील की फुटबॉल टीम ने जीती है। तो इसमें 2 को पुरस्कार मिले हैं। पुरुष में अगर बात करें तो अर्जेंटीना के आपको पता है कि लियोनेल मेसी जो हैं वो फुटबॉलर ऑफ द ईयर का इनको पुरस्कार मिला है। लगातार 2 बार ये फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले ये फर्स्ट मतलब ये खिलाड़ी बन गए हैं, जो लगातार 2 बार इन्होंने फीफा का जो है फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। और स्पेन की अगर बात करें तो आइताना बोनमती, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, फिक्स आएगा, ये आप लिख के ले लीजिएगा। तो स्पेन की आइताना बोनमती, क्योंकि इन्होंने 1 अवार्ड नहीं जीता, इन्होंने 1 साल में 4 अवार्ड जीते हैं। यूएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इन्होंने जीता है, यूएफए प्लेयर ऑफ द ईयर। इसके साथ ही बैलन डी ओर अवार्ड भी इन्होंने जीता है, और वर्ल्ड कप गोल्डन बॉल अवार्ड भी इन्होंने जीता है। तो 3 पुरस्कार, उसके साथ चौथा जो है वो इन्होंने विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता है 2023 वाला। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है। ये बार्सिलोना के फुटबॉल क्लब के लिए खेलती है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। फिर नाम रिपीट कर रहा हूँ, आइताना बोनमती, मतलब बोन की तरह काम कर रही है, हड्डी की तरह काम कर रही है एक प्रकार से, और नाकोचे ने चबा दिए हैं सामने वाली टीम को, इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात करें तो 16वां वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 31 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति जी के अनुमोदन के थ्रू अनुच्छेद 280 के फर्स्ट सब क्लॉज के तहत 16वां जो है वो वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। अब बात करें प्रथम वित्त आयोग की, तो 1951 में गठित हुआ था, और अध्यक्ष की बात करें तो केसी नियोगी उसके अध्यक्ष थे, ये आप सभी को पता है। अगर बात करें तो वर्तमान समय में इनके अध्यक्ष पद पे जो नियुक्त किया गया है वो अरविंद पनगड़िया जी को किया गया है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है किसको नियुक्त किया है, तो अरविंद पनगड़िया जी का। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में 2015 से 2017 तक अरविंद पनगड़िया जी ने कार्य किया है, ये ध्यान रखिएगा। 2017 में जो शेरपा बैठक हुई थी G20 की, उसकी उन्होंने अध्यक्षता भी की थी, ये ध्यान रखिएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में 2023 में इनको नियुक्त किया गया है। तो ये तो बात हो गई अरविंद पनगड़िया जी के बारे में। अब इसके साथ ही ये 16वां वित्त आयोग जो गठित किया गया है उसमें 31 जनवरी 2024 को 4 सदस्यों को नियुक्त किया गया है। तो अरविंद पनगड़िया जी तो अध्यक्ष हो गए, इसके साथ ही वर्तमान में 4 सदस्य हैं। बात करें किसकी, तो पूर्व व्यय सचिव जो हैं वो ध्यान रखिएगा अजय नारायण झा हैं।
पूर्व विषय व्यय सचिव जो है वो NG जॉर्ज मैथ्यू है, और डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष जो हैं वो पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अर्थ ग्लोबल के कार्यकारी निदेशक हैं, उनको नियुक्त किया गया है। और स्टेट बैंक ग्रुप के मुख्य कार्यकारी जो सलाहकार आर्थिक सलाहकार हैं सौम्य क्रांति जी, उनको अंशकालीन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। आपके 16वें वित्त आयोग के सचिव के रूप में ऋत्विक रंजन पांडे को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ऋत्विक रंजन पांडे सचिव हैं। अध्यक्ष जो है वो आपके अरविंद पनगड़िया जी हैं, जो उपाध्यक्ष रह चुके हैं नीति आयोग के, ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि अध्यक्ष तो आपके पता है कि प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं। और 4 जो है वो सदस्य हैं, तो नाम याद नहीं रहा, कम से कम ये ध्यान रखिए 4 सदस्य नियुक्त किए जा चुके हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल आपसे पूछा जा सकता है। तो नरेंद्र मोदी जी को 12 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो है उसका उद्घाटन किया गया है। विश्व का 12वें नंबर वाला सबसे बड़ा पुल है, और अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा शेवा टनल जो है अटल जो है उसके रूप में इसको नाम दिया गया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा शेवा अटल जो है इस पुल का नाम दिया गया है। 21.8 किलोमीटर लंबा है। बात करें अगर समुद्र में तो 16.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है समुद्र में, और जमीन पे 5.5 किलोमीटर है। तो आप सोच सकते हैं कि 21 किलोमीटर लंबा पुल बनाया गया, कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात है। और 6 लेन का ये पुल बनाया गया है। इसके बारे में कहा जाता है इसका निर्माण जो किया गया ना, उसमें 500 बोइंग जो आपके हवाई जहाज आते हैं उसके वजन के बराबर, 500 बोइंग विमान के वजन के बराबर इसका वजन मतलब है, मतलब कि वजन के बराबर है। और आईफिल टावर का 17 गुना कर दीजिए, इतना वजन इस पुल का है। तो अधिक स्टील का इसमें उपयोग किया गया था। एफिल टावर के वजन के 17 गुना अधिक स्टील का इसका उपयोग किया गया है। 21.8 है, और एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के रूप में इसको जाना जाता है। ये इसका फायदा क्या है, तो इसके द्वारा जो रायगढ़ जिले के पनवेल से दक्षिण मध्य पूर्वी के सेवरी के बीच 15 किलोमीटर की डिस्टेंस से कम हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट जोड़ देगा। और मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी में भी काफी ज्यादा सुधार हो जाएगा इसके माध्यम से। तो बन सकता है, कहाँ पे है, मुंबई में है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 12वां विश्व का सबसे लंबा पुल है। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा शेवा अटल के रूप में इसको जाना जाएगा, सेतु के रूप में। 17 गुना। आईफिल टावर से कितना है ये तो नहीं पूछेगा, पर ये जरूर ध्यान रखिएगा, एक आइडिया रहना चाहिए कि ये कितना भारी है और किससे भारी है, ये एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली की बात करें तो भारत का पहला ग्राफीन केंद्र आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं बता दूं, कोच्चि केरल वाले क्षेत्र में ये है। 17 जनवरी 2024 को मेकर्स गांव कोच्चि में इसका क्या किया गया है, शुरुआत की गई है। साझेदार की बात करें तो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और केरल सरकार द्वारा टाटा स्टील लिमिटेड के साथ स्थापित किया गया है। इसके साथ ही इसमें डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल और सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी त्रिशूर मेकर्स विलेज कोच्चि में इस केंद्र की स्थापना के लिए तकनीकी भागीदारी की गई है। तो 2 इसमें पार्टनर है साझेदारी के रूप में, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और केरल सरकार द्वारा टाटा स्टील लिमिटेड। तो केरल सरकार और भारत सरकार का जॉइंट वेंचर है, ये ध्यान रखिएगा। और डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल और सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी त्रिशूर मेकर्स जो हैं वो इसमें हेल्प करेगा। इसका उद्देश्य क्या है, आखिर ग्राफीन जो पहला ग्राफीन केंद्र खोला गया, इसका टारगेट क्या है। ग्राफीन और 2D सामग्री प्रणालियों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद, नवाचार और क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया है। तो अपने एग्जाम स्पेसिफिक तो केवल एक चीज काम की है, गांव कौन सा है, तो मेकर्स गांव है। और पहला ग्राफीन केंद्र कहाँ खोला गया, तो कोच्चि के मेकर्स गांव में खोला गया है। कभी डिटेल में जाए तो ये पूछा जा सकता है कि भारत सरकार और किसका है, तो केरल सरकार का ये जॉइंट वेंचर है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये तो हो गए अपने सारे करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से जनवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। और भी वीडियोस इसके ऊपर आएंगे, पर ये इंपॉर्टेंट वाला है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ की फैक्ट जो काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में दीपा भंडारकर काफी ज्यादा चर्चा में रही है, तो दीपा भंडारकर कौन है। तो महाराष्ट्र में चीनी उद्योग की पहली महिला जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीता है। तो पहली सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतने वाली पहली चीनी उद्योग से जुड़ी महिला कौन है, दीपा भंडारकर है। और ये एकमात्र महिला है जिन्होंने इस क्षेत्र में पुरस्कार जीता है। तो दीपा भंडारे को आप जरूर ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र से संबंधित है, चीनी उद्योग से संबंधित है और एकमात्र महिला है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, आपसे पूछा जा सकता है युवा निधि योजना किसके द्वारा शुरू की गई है। तो शिवमोगा जो शहर है वो आता है कर्नाटक में, और सीएम सिद्धारमैया जी जो हैं तो उनके द्वारा इस योजना को शुरुआत की गई है। आखिर ये क्या है, ये एक प्रकार से बेरोजगारी भत्ते वाली योजना है। जैसे युवा संबल योजना चलती है उसी प्रकार से ये भी योजना है। इसके अंतर्गत जो बेरोजगार जो डिग्री धारक हैं उनको अगर उन्होंने 2022-23 में डिप्लोमा डिग्री कर रखी है, 2 वर्ष का अगर कोर्स कर रखा है, तो उनको क्या दिया जाएगा, उनको बेरोजगारी भत्ता इसके अंतर्गत दोस्तों दिया जाएगा। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसके अंतर्गत क्या है कि बेरोजगारी स्नातकों को जो बेरोजगार स्नातक है उनको प्रतिमाह 3000 रुपये, और जो डिप्लोमा धारक है उनको
1500 रुपये दिए जाएंगे। तो ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न डायरेक्ट बन सकता है कि युवा निधि योजना का संबंध किससे है, तो कर्नाटक शिमोगा शहर में शुरुआत की गई है, सिद्धारमैया जी के द्वारा शुरुआत की गई है। डिग्री धारक जो है स्नातक उनको 3000 रुपये और डिप्लोमा धारक को 1500 रुपये दिए जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीपा भंडारे को हमने पढ़ा है, चीनी उद्योग से संबंधित है और ये ध्यान रखिएगा कि प्रथम महिला जिन्होंने पुरस्कार जीता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस बी आर अम्बेडकर जी की मूर्ति बनाई गई है, ये ध्यान रखिएगा। और ये मूर्ति लगभग 206 फीट ऊंची मूर्ति है, जिसमें 125 फीट ऊंची मूर्ति है और लगभग 81 मीटर का इस पे क्या बेस बनाया गया है, उसके ऊपर मूर्ति लगाई गई है। तो 206 फीट टोटल उसकी ऊंचाई है। आंध्र प्रदेश के सीएम जो जगनमोहन रेड्डी जी है, उन्होंने इस मूर्ति का अनावरण किया था और अनावरण किया था विजयवाड़ा में। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 206 फीट ऊँची मूर्ति है और बात करें तो ये विश्व की जो 50 ऊँची मूर्तियाँ हैं, उसमें इसको शामिल कर लिया गया है। ये शामिल होगी, ये कन्फर्म है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और विश्व की इस मूर्ति को सबसे ऊँची मतलब कि स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस के क्षेत्र में सबसे पहली, सबसे ऊँची मूर्ति ये बनी है। जस्टिस के क्षेत्र में अगर कोई मूर्ति बनी थी, सबसे पहली है, विश्व की 50 मूर्तियों में शामिल है। 206 फीट उसकी ऊँचाई, कभी प्रश्न बन सकता है और कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा कि ये आपके आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इसको स्थापित किया गया है। इस प्रकार से मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया। ये अपना पहला वीडियो है जनवरी करंट अफेयर से संबंधित। इससे पहले 2 वीडियो मैंने अपलोड किए थे, पर इस प्रकार से ग्राफिक्स के रूप में सारा हमने डिटेल के साथ डिस्कशन किया। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।